सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी साथियों को देश के आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अभिवादन। आप लोग शायद बधाई के विशेष रूप से पात्र हैं, क्योंकि आपने इस ऐतिहासिक दिन को एक ऐसे रूप में मनाने का निर्णय लिया जिसमें आपने इस अवसर के गंभीरता को भी मद्देनज़र रखा और आज़ादी के मूल्यों, हमारे आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों के प्रति भी अपनी ईमानदारी को व्यक्त किया। ये बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज ही के दिन इस दिन को दूसरे रूप से भी मनाया जा रहा है। एक ऐसे रूप से मनाया गया है जिसमें आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो है, कई जगह तो एक शादी और या जन्मदिन के पार्टी के बराबर हो गई है। लेकिन ये सांकेतिक रूप से क्या है वो अलग बात है, लेकिन बुनियादी चीज़ जो पहचानने की ज़रूरत है कि आज के दिन हमारे देश में आज़ादी के इस वर्षगांठ को इस रूप में भी मनाया गया है जहां राष्ट्रध्वज और तिरंगे को आज़ादी के आंदोलन के साथ जो विश्वासघात हो रहा है उसके ऊपर पर्दा डालने का भी इस्तेमाल किया गया। यानी कि हमारे राष्ट्रध्वज या तिरंगे का आज अपमान भी हुआ है और ये अपमान ऐसा है कि हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से जिन्होंने कानून बनाया है, जो परिभाषित करता है कि राष्ट्रध्वज का जो है सम्मान कैसे रखा जाए, राष्ट्रध्वज का अपमान क्या है, वो कानून जिन्होंने बनाया है, मैं हर एक उस कानून के पहलू से सहमत नहीं हूं। लोग अपने राष्ट्रध्वज के प्रति जो प्रेम है या भावना है उसको अलग अलग रूप से व्यक्त कर सकते हैं। कानून क्या कहता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरीके से करे, लेकिन जिन्होंने कानून बनाया और जो कहते हैं कि वो उस कानून के आधार पर इस तिरंगे का या राष्ट्रध्वज के सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने ही ऐसा लोगों को प्रोत्साहित किया है कि कानूनी रूप से जो है, कानूनी रूप से भी राष्ट्रध्वज का आज अपमान हुआ है। कई तरीके से राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल हुआ है जो कि हिंदुस्तान के फ्लैग कोड के हिसाब से गैर कानूनी है, राष्ट्रध्वज का अपमान है। लेकिन ये तो केवल एक सांकेतिक अपमान हो सकता है और बहुत लोग जिन्होंने इस तरीके से कानूनी रूप से अपमान भी किया हो राष्ट्रध्वज का, उनकी भावनाओं को मैं आदर करता हूं। उन्होंने उस उद्देश्य से नहीं किया जो भी किया कि वो राष्ट्रध्वज को अपमान करना चाहते हैं, तो उनके भावनाओं को मैं वो करता हूं। लेकिन मैं उस राजनीति को लेकर सवाल ज़रूर उठाऊंगा जो राजनीति आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों के साथ विश्वासघात कर रहा है और राष्ट्रध्वज को और राष्ट्रवाद को इस्तेमाल कर रहा है, लोगों की भावनाओं को इस्तेमाल कर रहा है इस विश्वासघात के ऊपर पर्दा डालने के लिए। यानी कि राष्ट्रवाद का ही कोई एक परिभाषा नहीं है। हम एक परिभाषा के आधार पर आज इस दिन को मना रहे हैं, कोई और परिभाषा के आधार पर भी उसको मनाया गया है। लेकिन ये इस बात का प्रतीक है कि इतिहास में राष्ट्रवाद कभी एक नहीं रहा है और इतिहास में राष्ट्रवाद ने कभी एक भूमिका नहीं निभाया। कई राष्ट्रवाद ऐसे भी हैं जिनके बीच में आपसी अंतर्विरोध भी रहे हैं। मिसाल के तौर पर राष्ट्रवाद का सहारा साम्राज्यवाद ने भी लिया है। दूसरे मुल्कों पर, दूसरे लोगों पर अपनी हुकूमत जमाने के लिए
उसको सही बताने के लिए भी राष्ट्रवाद का इस्तेमाल हुआ है। दूसरे लोगों को के ऊपर शोषण करने के लिए भी एक देश का दूसरे देश के ऊपर शोषण जो है, उस प्रक्रिया में भी राष्ट्रवाद का सहारा लिया गया है। लेकिन साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में भी राष्ट्रवाद की एक भूमिका रही है, और ये दोनों राष्ट्रवाद बराबर नहीं है, इनमें फर्क है। तब हम जब हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद को आज मना रहे हैं, हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन को मना रहे हैं, तो हमें यह पहचानने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन और उससे जुड़ा हुआ, उससे जो उत्पन्न राष्ट्रवाद हुआ था, ने जन्म लिया, उसकी एक विशेष ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जिसने ये तय किया कि उस राष्ट्रवाद का आसार क्या होगा। हमारे आज़ादी के आंदोलन में कई धाराएं थी। हमारे आज़ादी के आंदोलन में की दिशा क्या होनी चाहिए, ये किस पर आधारित है, अलग अलग लोगों ने आके अलग अलग विचार भी थे। लेकिन एक मूल चीज़ जो हमारे राष्ट्रवाद की थी, उसको हर एक चिंतक ने, हर एक आज़ादी के आंदोलन के नेतृत्व ने किसी न किसी रूप में, सीमित रूप में या ज़्यादा व्यापक रूप में अपने विचारों में व्यक्त किया। और वो मूल चीज़ क्या है जो हमारे राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है? उसके 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं जो कि ये निश्चित करते हैं कि हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन और उससे जुड़ा हुआ जो राष्ट्रवादी सोच है, उसका महत्व केवल हिंदुस्तान के आवाम के लिए नहीं, उसका महत्व पूरे विश्व के इतिहास के लिए रहा है और रहेगा। हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद ने जन्म लिया साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। यानी कि वो एक ऐसा राष्ट्रवाद था जो इस पर प्रश्न उठा रहा था कि किसी विशेष देश के लोगों का किसी और के लोगों के ऊपर हुकूमत जमाने का अधिकार है। हमारे राष्ट्रवाद ने उसके विपरीत कहा कि नहीं, इस दुनिया के सब लोग बराबर हैं, सब समुदाय बराबर हैं और सबको अधिकार है कि अपने इतिहास को वो खुद तय करें। यानी इंसानी समानता, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, उस सोच को हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद ने, आज़ादी के आंदोलन ने व्यक्त किया। केवल ये नहीं, एक राष्ट्र पहचान बनाने की प्रक्रिया में, इस संघर्ष में जब एक सामूहिक राष्ट्र पहचान हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की बने, उस सामूहिक पहचान को बनाने में भी हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद ने कहा कि राष्ट्र की परिभाषा, राष्ट्र पहचान का आधार ना धर्म रहेगा, ना भाषा या संस्कृति रहेगी। हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद ने अपने पहचान को ना धर्म के आधार पर बनाया, ना भाषा या पहचान के आधार पर बनाया। अगर बनाने का कोशिश करते तो हिंदुस्तान का जो आज़ादी का आंदोलन है, उसमें जो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी जो अलग अलग मज़हब को मानते थे, अलग अलग भाषाएं और संस्कृति से जुड़े हुए थे, वो इस सामूहिक आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाते। यानी कि दुनिया भर में राष्ट्र निर्माण का आधार जो तब तक इतिहास में रहा था, उस पर हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद ने सवाल उठाया कि नहीं, और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश किया कि राष्ट्र निर्माण का आधार कुछ और भी हो सकता है। और ये मिसाल केवल ये नहीं था कि और राष्ट्र इसको स्वीकार कर सकते थे, लेकिन ये भविष्य की तरफ भी संकेत कर रहा था, जिस भविष्य में दुनिया भर के लोग जो अलग अलग राष्ट्रों में बटे हुए थे, वो बंटवारा भी जो है किसी समय समाप्त हो सकता है। अगर हिंदुस्तान, जिसकी जनसंख्या यूरोप की पूरी जनसंख्या से अधिक थी,
जहाँ इतनी भाषाएं में लोग बोलते थे, इतने धर्म लोग मानते थे, अगर वो एक देश हो सकता था, वो एक सामूहिक पहचान बना सकते थे, तो पूरे दुनिया के इंसान भी जो है, चाहे वो कोई मज़हब मानते हो, चाहे कोई भाषा बोलते हो, चाहे कोई संस्कृति उनकी हो, वो भी एक सामूहिक पहचान बना सकते हैं। ये संभावना की ओर हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद जो है इशारा कर रहा था। लेकिन तीसरा एक पहलू भी था, वो ये कि हिंदुस्तान का जो समाज अपना था, एक सामूहिक पहचान हम बना रहे थे साम्राज्यवाद के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में, लेकिन यह भी ज़रूरी था कि हम पहचाने कि हमारे समाज में जो इतिहास ने हमको समाज दिया था, उसमें भी असमानता और नाबराबरी है। हमारे सामाजिक रिश्तों में भी असमानताएं हैं, शोषण के रिश्ते हैं। ये कुछ असमानताएं और शोषण के रिश्ते अंग्रेज़ी शासन से पहले से चलते आ रहे थे, और कुछ का जन्म अंग्रेज़ी शासन उपनिवेशवाद के दौर में हुआ। और अगर एक सामूहिक पहचान के आधार पर हिंदुस्तान के आवाम को अपने इतिहास को तय करना था, तो उसमें यह भी ज़रूरी था कि इन असमानताओं को, इन शोषण के रिश्तों को समाप्त किया जाए। यानी कि हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद का जो मूल्य है, वो ये है कि हम सब, चाहे किसी भाषा को बोलते हों, चाहे कोई संस्कृति के हों, चाहे किसी परिवार में पैदा हुए हों, चाहे दुनिया के किसी कोने में पैदा हुए हों, हम सब इंसान हैं और इंसान बराबर हैं। ये जो मूल्य है, ये हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है। और इसीलिए इस राष्ट्रवाद को स्वीकार करने में, इस राष्ट्रवाद के प्रति गौरव महसूस करने में हमें किसी को कोई संकोच नहीं है। लेकिन हम इसको स्वीकार करते हैं, अगर इस पर गर्व करते हैं, तो हम ये भी पहचानते हैं कि इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। क्योंकि जो कल्पना हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है, वो कल्पना है, वो हकीकत 1947 में नहीं बनी और वो आज भी नहीं बनी। वो एक दिशा है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, वो ये दिखाती है। लेकिन उस हकीकत को अंजाम देने के लिए सिर्फ औपचारिक रूप से हिंदुस्तान विदेशी शासन से आज़ाद हो जाए, वो काफ़ी नहीं था। इसको सब पहचानते थे, अलग अलग रूप में हमारे देश के जो नेता थे वो इसको व्यक्त करते थे। जवाहरलाल नेहरू को हम जानते हैं, उन्होंने कहा था कि राजनीतिक आज़ादी काफ़ी नहीं है, आर्थिक आज़ादी प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ और करना पड़ेगा, तभी हम सही रूप से गुलामी से निकल पाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इशारा किया था कि हम एक संविधान अपना रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर है, सबके पास एक वोट है। लेकिन इसमें और जो हिंदुस्तान के सामाजिक और आर्थिक हकीकत है, दोनों में अंतर्विरोध है। और अगर यह अंतर्विरोध को समाप्त नहीं किया गया, तो ये संविधान जिसको हम आज अपना रहे हैं, वो संविधान नहीं रहेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर एक मायने में सही थे, एक मायने में गलत भी थे।
वो सही थे कि अगर ये अंतर्विरोध को समाप्त नहीं किया गया तो संविधान को खतरा रहेगा, और उसका वो चीज़ हम आज देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का संविधान कैसे खतरे में है। लेकिन किससे खतरे में रहेगा, इसके आकलन में बाबा साहेब अम्बेडकर से थोड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई ये अंतर्विरोध अगर नहीं समाप्त होगा तो जो हमारे समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से असमानता के विक्टिम्स हैं, वो इस संविधान को उखाड़ के फेंक देंगे अगर वो उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन आज हमारे देश में संविधान को खतरा उनसे नहीं है, संविधान को खतरा उनसे है जिन्होंने आज़ादी के बाद भी अपना प्रभुत्व जो है हमारे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व जमाए रखा। खतरा उनसे है, खतरा उनसे नहीं है जो इस विभाजन के दूसरी तरफ थे। इस मामले में बाबा साहेब अम्बेडकर से थोड़ी गलती हो गई, उनके अनुमान में थोड़ी गलती हो गई। ये सबको पता था कि 1947 में, और वो महत्वपूर्ण एक दिन है हिंदुस्तान के आवाम के इतिहास में, क्योंकि आज़ादी और विदेशी शासन का समाप्त होना इस कल्पना को हासिल करने के लिए एक ज़रूरी कदम था। इसलिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे इतिहास में, और इसलिए हम उसको आज मनाते हैं। लेकिन वो अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, वो आखिरी कदम नहीं था। विदेशी शासन तो खत्म हुआ, लेकिन 200 साल के इतिहास में जो भौगोलिक परिस्थिति का निर्माण हुआ था, जिसमें विश्व के देशों का बंटवारा हुआ, कुछ विकसित देशों में और कुछ पिछड़े देशों में, वो बंटवारा और उससे जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में जो असमानताएं थी वो समाप्त तो नहीं हुई। आज़ादी केवल ज़रूरी थी उस परिस्थिति को बनाने में जिसपे वो असमानताएं समाप्त होंगी, लेकिन आज़ादी से ही अपने आप वो असमानताएं समाप्त नहीं हुई। इसको याद करना ज़रूरी है। इसको आज के दौर में याद करना ज़रूरी है, क्योंकि आज भी दुनिया के स्तर पर वो असमानताएं बरकरार है, समाप्त नहीं हुए। परिवर्तन ज़रूर हुआ है, उस रूप में नहीं है जैसे 1947 में थे, लेकिन समाप्त नहीं हुई। और हमें पहचानने की ज़रूरत है कि आज भी दुनिया में वो परिस्थिति है कि कुछ विशेष देश प्रयास करते हैं कि पूरे दुनिया में अपना प्रभुत्व जमाए रखें। दुनिया किस दिशा में जाएगी वो तय करें, और इस प्रक्रिया में बाकी दुनिया को वो बहुत सारे भाषण भी सुनाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपकी आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए, आपका राजनीतिक ढांचा कैसे होना चाहिए, आपका ये कहना, उस पर सबको भाषण भी सुनाते हैं और अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहते हैं। जबकि दुनिया के जिन देशों की हम बात कर रहे हैं उनकी जनसंख्या 20% भी नहीं है पूरे दुनिया की, लेकिन तो आज भी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने प्रभुत्व को बरकरार रखें, जमा करें। इसको याद करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम ये कभी कभी गलतफहमी के भी शिकार हो सकते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। कई बार जब वो भाषण सुनाते हैं पूरे दुनिया को कि वो
किस तरीके से उनको अपना जीवन जीना चाहिए, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो हमारी बात भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र को खतरा है, वो लोकतंत्र के बचाव की बात कर रहे हैं। तो लगता है कि वो हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं, और हम कई बार खुश भी होते हैं कि वो हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं। हाँ, ज़रूर हमारे यहाँ लोकतंत्र को खतरा है, लेकिन वो हमारे लोकतंत्र के दोस्त नहीं है। वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के आवाम खुद तय करे कि वो किस दिशा में जाएंगे। वो तय करना चाहते कि हम किस दिशा में जाएंगे। उस प्रक्रिया में कभी कभी उनको ऐसी भी बातें बोलनी पड़ती हैं जिससे लग सकता है कि वो हमारे हित में बात कर रहे हैं, लेकिन इस गलत फहमी में हमको नहीं पड़ना चाहिए कि वो हिंदुस्तान की स्वायत्तता, हिंदुस्तान के आवाम की आज़ादी, हिंदुस्तान के स्वतंत्र के, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के पक्ष में है। जब मौका आता है, जब फ़ायदा होता है, तो अब वो लोकतंत्र की बात करते हैं। जब नहीं होता है, जब लोकतंत्र खतरा होता है, तो उसके विपरीत भी चीज़ करते हैं। वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में जनता का राज हो। इसलिए हिंदुस्तान के स्वतंत्रता को अगर बरकरार रखना है, हिंदुस्तान की आज़ादी को अगर बरकरार रखना है, तो उसकी जिम्मेदारी हम पे है। हम उनके भरोसे नहीं रह सकते। ये जिम्मेदारी हमारी अपनी है। ये दुनिया को बदलने का जो संघर्ष है, हमें केवल देश को नहीं बदलना है, पूरे दुनिया को बदलने का जो संघर्ष है, हम उसके एक हिस्सा हैं। जब आज़ादी का आंदोलन हुआ था, तो वो भी विश्व स्तर के एक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण दस्ता था। औपनिवेशवाद का इतिहास के, आधुनिक औपनिवेशवाद के इतिहास में हिंदुस्तान के ऊपर जो औपनिवेशवादी शासन हुआ, उसके बराबर का कोई मिसाल नहीं है। इतने लंबे समय तक, इतने व्यापक स्तर पर जो औपनिवेशवाद शोषण हिंदुस्तान का हुआ, इसके बराबर का आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगा। लेकिन साम्राज्यवाद और औपनिवेशवाद सिर्फ हिंदुस्तान के द्वार तक नहीं, दुनिया के बहुमत लोगों पर उसने अपना प्रभुत्व जमाया। और दुनिया भर में लोग, एशिया में, अफ्रीका में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में शामिल हुए। तो हमारा जो संघर्ष है, वो भी उसी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, रहेगा और भविष्य में भी रहेगा। हम इस अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के एक महत्वपूर्ण दस्ते के रूप में अपने आप को देखते हैं। इसलिए, और क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा है, इसकी जनसंख्या इतनी है, हिंदुस्तान में क्या होता है, नहीं होता है, उसका महत्व जो है सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए, दुनिया का इतिहास क्या होगा उसको तय करने में हिंदुस्तान का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उस दिन औपनिवेशवाद का पूरा ढांचा जो है, वो भी, उसकी भी समाप्ति का संकेत मिल गया कि अब और नहीं चलेगा, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण कॉलोनी थी, सबसे बड़े साम्राज्य की, वो उसके हाथ से निकल गई। तो हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन का और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद के प्रक्रिया का एक विश्व स्तर पे के इतिहास पर का एक ये महत्वपूर्ण पहलू है। जो समाज हमने
उपनिवेशवादी इतिहास से पाया, जैसा मैंने कहा कि उसमें असमानताएं थी, नाबराबरी थी, शोषण के रिश्ते थे, सामाजिक उत्पीड़न था, लेकिन राष्ट्र मुक्ति आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन का जो जोर था, उसने ये सुनिश्चित किया कि हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान का जो संविधान है, उस संविधान में ये लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान का भविष्य किस दिशा में जाना चाहिए। केवल कानून नहीं है कि सरकार कैसे चुनी जाएगी, पार्लियामेंट कैसे चलेगा, कानून का संशोधन कैसे होगा, सिर्फ इतना नहीं लिखा है। क्या क्या बुनियादी अधिकारें होंगी, सिर्फ इतना नहीं लिखा है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में सत्ता के ऊपर, सरकार के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक समाज का निर्माण करे जिसमें जो असमानताएं, जो नाबराबरियां हमने इतिहास से पाया है, उसकी समाप्ति हो और हर एक हिंदुस्तानी को एक इज्जत की ज़िंदगी जीने का अवसर मिले और अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर और मौका मिले। ये सोच जो है हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ है और आपको और कोई मापदंड की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदुस्तान के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या लिखा है और हिंदुस्तान के आज के हकीकत को एक साथ आपस में रख के अगर देखें तो साफ हो जाएगा कि हिंदुस्तान के संविधान का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। संविधान ने पहचाना कि जिस समाज की वो बात कर रही है वो हकीकत नहीं है। उसे प्राप्त करना है, उसके लिए जिम्मेदारी सरकार और सत्ता पर दी गई। लेकिन 75 वर्ष के इतिहास ने यह साबित किया है कि जबकि ये हकीकत है कि आज़ादी का लोगों के ज़िंदगी पर कुछ न कुछ सकारात्मक असर तो पड़ा। आज लोग उस स्थिति में नहीं हैं जो 1947 में थे। और ये भी सच है कि अंग्रेजी शासन समाप्त नहीं होता तो शायद ये न्यूनतम सकारात्मक असर भी हम नहीं देख पाते। लेकिन ये भी सत्य है कि जिस समाज की कल्पना हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन ने की थी और जिसे हिंदुस्तान के संविधान में एक राष्ट्र उद्देश्य का रूप दिया गया था, वो कल्पना जो है, वो समाज जो है, हम ना केवल उस तक मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं, कई मामलों में हम उससे विपरीत दिशा में जा रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में पहले के 40-45 वर्ष में असमानताएं हो सकता है बहुत सीमित रूप से कम हुई हो, लेकिन पिछले 30 वर्षों में असमानताएं बढ़ी हैं। हिंदुस्तान के विकास के फल जो है केवल हिंदुस्तान के 10% जनसंख्या को प्राप्त हुई है और 90% पिछले 30 वर्षों में इससे आमतौर पर वंचित रही है। ये ज़रूर है कि 1947 में जो जातीय उत्पीड़न की स्थिति थी
उसमें परिवर्तन हुआ है, उसके खिलाफ संघर्ष विकसित हुआ है। और हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसकी भी भूमिका एक रही है इसमें। लेकिन ये भी सच है कि हम नहीं कह सकते कि वो सामाजिक उत्पीड़न जो है उसको जड़ से उखाड़कर समाप्त किया गया है, और कई नए रूप से उसको हम आज भी देख रहे हैं। और ईश्वर ने एक घटना का जिक्र किया, वो तो एक घटना है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग उस उत्पीड़न के आज भी शिकार हैं। इस देश के मजदूर और किसान जिनके मेहनत से सब कुछ बनता है, आज भी उनकी स्थिति ये है कि हिंदुस्तान की सरकार पूरे दुनिया भर के बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कहते हैं, आप आइए, हमारे यहाँ सस्ती मजदूरी है, मेक इन इंडिया कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग सस्ते में मिल जाएंगे काम करने के लिए। इसलिए हम एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, आप आइए, हिंदुस्तान में निवेश कीजिए, यहाँ उत्पादन कीजिए, दुनिया में बेचिए। हम हिंदुस्तान के काम करने वाले लोगों के गरीबी के को ही दुनिया में बेच रहे हैं। ये आज हमारी परिस्थिति है। हिंदुस्तान के किसान, उनकी क्या हालत है वो उन्होंने खुद ही कुछ दिन पहले व्यक्त किया अपना एक आंदोलन के माध्यम से। हिंदुस्तान की महिलाएं उनको जो समाज में बराबर का दर्जा दिया जाना था उससे आज भी वो वंचित है। और नए नए रूप से, ये केवल पहले से हमारे इतिहास से बचे हुए चीज़ नहीं है, नए नए रूप से उनका उत्पीड़न आज भी हो रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो समाज हिंदुस्तान ने अपने इतिहास से पाया, आज़ाद हिंदुस्तान ने अपने इतिहास से पाया, उस समाज में भी अंतर्विरोध था। संविधान ने ये माना कि सरकार की जिम्मेदारी है, सत्ता की जिम्मेदारी है कि वो एक नए समाज का निर्माण करे, वो ऐसी नीतियां अपनाएं जिससे एक नए समाज का निर्माण हो। और संविधान मान के चला कि हम, क्योंकि लोकतांत्रिक ढांचा बनाया हुआ है जिसमें लोग चुन के अपना सरकार बनाएंगे, ये सुनिश्चित कर लेगा कि सरकारें जो हैं इस नए समाज को बनाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन 75 वर्ष के इतिहास और ख़ास तौर पे जो आज का इतिहास है वो इस बात को बयां करता है कि लोकतांत्रिक ढांचा और हर 5 वर्ष में सरकार चुनने से ये सुनिश्चित नहीं हो सकता था, बल्कि ये केवल संघर्ष के माध्यम से, जहां सरकार और सत्ता को, जिनका अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व था, जिनके हाथ में सब संपत्ति थी, उनके हाथ में भी राजनीतिक शक्ति थी तय करने के लिए कि सरकारें करेंगी क्या। आप सरकार चुन सकते हैं, लेकिन सरकारें करेंगी क्या, वो तो यानी कि संघर्ष के माध्यम से ही
ये सुनिश्चित किया जा सकता था कि सरकार और सत्ता अपने नीतियों को इस तरीके से अपनाए कि जो कल्पना समाज की गई है हम उस दिशा में जाएं। जब संघर्ष है तो दो तरफ है। जब संघर्ष है तो हम संघर्ष का एक जो पहलू है, एक तरफ जो है वो जो राजनीतिक अधिकार संविधान ने हिंदुस्तान के नागरिकों को दिया है, वो उसका इस्तेमाल उस संघर्ष को विकसित करने के लिए करेंगे, ये लाजमी था। लेकिन कानून बनाने का और कानून लागू करने की प्रक्रिया में का भी इस्तेमाल इस संघर्ष के खिलाफ हो सकता था, ये भी सही है। और आज जो हम परिस्थिति देख रहे हैं कि असमानताएं इतनी बढ़ गई है कि अब ये असंभव है कि वो 10% जिस तरीके का विकास चाहती है और 90% हिंदुस्तानी जो विकास चाहते हैं, जो अपने ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं, दोनों के बीच में कोई मेल नहीं है। जब कोई मेल नहीं है तो ये आधार बनता है एक व्यापक संघर्ष का। जब लोगों की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि जीवन कैसे चलाएं, उस पर सवाल उठ जाता है। नहीं जानते कि आज काम है या नहीं है, आज कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, कल घर पे खाना आएगा नहीं आएगा। जब इस तरह की स्थिति समाज में बनती है तो एक विस्फोटक स्थिति बनने की संभावनाएं होती है। अगर उस पे आप दबाना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, तब आप उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करते हैं जिसे आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ अंग्रेज़ी शासकों ने किया था। और हमारे लोकतंत्र पे जो आज हमला है वो इसीलिए है। और उस लोकतंत्र पर और उस संघर्ष कोई उत्पन्न ना हो, जो प्रक्रिया चल रही है उस पर सवाल ना खड़े हो कोई, इसके लिए राष्ट्रवाद का आज एक नया इस्तेमाल हो रहा है। अंग्रेजी शासक जो थे उन्होंने जो हथियार राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद के खिलाफ इस्तेमाल किया, आज राष्ट्रवाद का नाम लेकर उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। और इसी प्रक्रिया से हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जो है आज खतरा है। हिंदुस्तान जैसे अंग्रेजी शासक डिवाइड एंड रूल करते थे, उसको एक नए रूप में आज के शासक भी वही करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वो सेडिशन और अन्य इस तरीके के कानूनों का इस्तेमाल करते थे लोगों को सलाखों के पीछे बंद करने के लिए, जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वैसे ही आज हमारे शासक, आज़ाद हिंदुस्तान के शासक भी लोगों को सलाखों के पीछे बंद कर रहे हैं। कोई आवाज़ उठाए तो वो देशद्रोह है। और अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो आज के दिन जो है हम सबके सामने क्या चुनौती है? हम सबके सामने चुनौती है कि हम आज़ादी के आंदोलन के जो मूल्य हैं उनको याद करें, हमारे आज के हकीकत का मूल्यांकन करें और पहचानें कि हम ये देश को किस दिशा में धकेलने का प्रयास हो रहा है, जो कि आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। और एक
नए आंदोलन को पुनर्जीवित करें, आज़ादी के आंदोलन को पुनर्जीवित करें, जो कि इस प्रक्रिया पर रोक लगा सके और हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा बदल सके। ये जिम्मेदारी हम सब पर है। ये केवल हम नहीं, पर हिंदुस्तान के पूरे आवाम को से ये संघर्ष लड़ना पड़ेगा। लेकिन हम अपने विशेष परिस्थितियों के मुताबिक इस आंदोलन में योगदान करें। इसका हम दृढ़ निश्चय अगर करें, तभी हम आज इस ऐतिहासिक दिन को सही रूप से मना पाएंगे। ये बलिदान मांगता है, ये प्रयास मांगता है, ये आसान नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन या तो हम इसको करने को तैयार हों, नहीं तो हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को सही रूप से मना रहे हैं, ऐसा कम से कम हम ना कहें। जो ढोंगी राष्ट्रवाद का नाच हम देख रहे हैं, हम कम से कम उसका शिकार ना बने। लेकिन तय करें, निश्चित करें कि इस आज़ादी के आंदोलन की जो शुरुआत हमारे पूर्वजों ने की थी, उसको अपने सही मुकाम तक पहुंचाने के लिए आज के दौर में जो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको पूरा करेंगे। आप लोग सब इस संघर्ष में शामिल हैं, होंगे, और हम उस अपने आखिरी मंजिल तक आज नहीं तो कल पहुंचेंगे। इसी विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।